Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, as I had discussed, I had told you many times that MCQ is playing a very much important role in your board examinations, in your competitive good set, JEE, NEET kind of examination. These are very, very important. मैं अभी चैप्टर 4 के जो एमसीक्यू है वो मैं आपको करा रहा हूँ टेक्सचुअल का। जो मैंने चॉइसेस मतलब कुछ चॉइस किए हुए हैं जो अच्छे एमसीक्यू है जो बोर्ड के एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी है तो वो मैंने यहाँ पे अलग से सेपरेट करके यहाँ पे रखा हुआ है। सेल्फ लर्निंग वो आपका असाइनमेंट है, वो आपको सॉल्व करना है। तो ये एमसीक्यू अभी मैं आपको करा रहा हूँ वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. A particle of a charge q and mass m move in the circular path of a radius r in the plane inside the normal to the uniform magnetic field B. The time taken by the particle to complete one revolution. देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली अगर कोई चार्ज आएगा तो वो आके क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन में आपको 3-4 चीज मैंने वहां पे प्रूव किया था। उसका रेडियस कितना होता है? किसी को पता है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? याद है क्या आपको? mv/qb। वेरी गुड। कौन बोला? आदित्य। हाँ, वेरी गुड। सो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। आदित्य, यू जस्ट सेंड मी अ मैसेज बिकॉज मैंने अभी आपको ग्रुप में नहीं लिया है, तो मुझे एक बार व्हाट्सएप में मैसेज कर दो तो मैं अब ग्रुप में ले लूँ तो आपको बाकी से ज़्यादा जो यहाँ से मतलब होमवर्क वगैरह आपको मिल जाएगा फिर। हाँ, mv/qb रेडियस, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस। फ्रीक्वेंसी का पता है किसी को? qb/2m 2πm। qb/2πm, दैट वाज द फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद हो तो रेडियस का जो प्रॉपर फॉर्मूला था ना वो mv/qb, बट मोर प्रिसाइज फॉर्मूला वाज mv sin θ/qb, इफ यू रिमेंबर। if any charge enters in the magnetic field makes an angle theta, then the radius of देखो वो अगर एंगल कुछ एंगल बना के आ रहा है तो आपको पता है क्या होने वाला है? तो फिर क्या होगा? हेलिकल। तो वो हेलिकल मोशन करेगा और हेलिकल मोशन का रेडियस mv sin θ/qb है। वैसे थीटा इज इक्वल टू 90 रख दो तो वो mv/qb आ ही जाएगा। परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो mv/qb आ ही जाएगा। मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, ऐसा कह सकते हैं। चाहे वो हेलिकल मोशन करे चाहे वो सर्कुलर मोशन करे, दोनों के लिए ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। बट अदरवाइज चाहे हेलिकल मोशन हो या चाहे सर्कुलर मोशन हो, एफ का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला एंड पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला तो तीनों में मतलब ये तीनों फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा। तो दैट इज अ पीरियोडिक टाइम एक्चुअली। सो दैट विल बी अ 2πm/qb. इज इट ओके फ्रेंड्स? Second question, an electron performs the circular motion of a radius r perpendicular to the uniform circular motion, perpendicular to the uniform magnetic field B, then the kinetic energy gained by the electron in the half of the relation. देखो याद करो, मैग्नेटिक फोर्स की ताकत नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स का वो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करे। आपको पता है कि चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो वो खाली क्या कर सकता है? वो खाली उसके मैग्नीट्यूड, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। वो डायरेक्शन बदले करते। वो खाली सर्कुलर मोशन कराएगा। वो काइनेटिक एनर्जी में वो कोई गेन या लॉस नहीं कर पाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक्टिंग है। तो मतलब क्या होता है कि भाई एज इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, only the direction of the velocity can gets changed, its magnitude cannot be changed. तो क्या होगा कि कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, कोई गेन नहीं होगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी गेन बाय, तो गेन क्या होगा उसका? कोई गेन नहीं होगा। तो क्या आंसर आएगा भैया? जीरो आएगा। थर्ड क्वेश्चन, a particle of a mass m has an electric charge q. This particle is accelerated through a potential difference v and enters normally in the uniform magnetic field B. It performs the circular motion of a radius r, then the ratio of a q by m.
देखो, आपको पता है मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला प्रूव करके दिया था कि कोई भी पार्टिकल अगर अच्छा, शायद नहीं बताया है तो मैं पहली बार बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो p²/2m है। एम आई राइट फ्रेंड्स? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। अब आपको ये पता होगा कि अगर वो परपेंडिकुलर आ रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उसका जो रेडियस है वो mv/qb है, मतलब p/qb है। तो अगर p को आप सब जगह इक्वेशन बनाते हो तो क्या हो जाएगा? qrb। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी लिख लेना चाहिए, आपको भी लिख लेना चाहिए कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो उसका ये काइनेटिक एनर्जी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो પેલા kinetic- સાયક્લોટ્રોન નું છે ને, हाँ, वो સાયક્લોટ્રોન साइक्लोट्रॉन में आता थ्योरम। है, बट वो साइक्लोट्रॉन बेसिकली वही है। साइक्लोट्रॉन बेसिकली वही है कि उसमें चार्ज हाँ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट ही मतलब उसका सर्कुलर मोशन ही करवाना होता है। तो ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज टू बी रिमेंबर नाउ एंड ऑनवर्ड्स एज अ शॉर्टकट। ओके, इट विल बी हेल्पफुल यू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अब ये काइनेटिक एनर्जी q²r²b²/2m है, बट यहाँ पे ऐसा दिया गया था कि भाई जो चार्ज पार्टिकल है ना वो v पोटेंशियल के द्वारा एक्सेलरेट हुआ है। तो एक्चुअली उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? इफ क्यूबी। particle is accelerated with the potential v, then its kinetic energy can be given by qv। तो q²r²b²/2m, और यहाँ पे मुझे एक q कैंसिल हो जाएगा। मुझे निकालना है रेशियो किसका? तो बोले q/m का रेशियो। चार्ज बोलते हैं, आपको शायद पता होगा कि इसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो q/m को सब जगह इक्वेशन बना दो भैया। तो q/m तो 2 पोटेंशियल v अपॉन बचेगा b²r²। रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं, तो कैपिटल r²। इज दैट ओके फ्रेंड्स? तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना चाहिए। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में ऐसा दिया हुआ है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी बिलो। वही क्वेश्चन वापस है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कह सकते हो? सेम नहीं, जीरो नहीं रहेगा भैया, वो बढ़ेगा ही सेम सेम होगा, बट जो होगा वो वही रहेगा। वही रहेगा, मतलब जीरो नहीं, कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज जीरो, बट जो है वो तो रहेगा ना। और वो कितना रहेगा? q²r²b²/2m जितना रहेगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट, नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग पैरेलल वायर्स आर separated by the distance d from each other, and equal current are passed through them in a mutually opposite direction। और वहाँ पे ऐसा दिया गया है कि a particle of a charge q passes through a point at a distance d/2 from both the wire with the velocity v and perpendicular to the plane formed by the wire। The resultant magnetic force acting on this particle is। देखो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि दो वायर है, पैरेलल है, दोनों में करंट जो फ्लो हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? ऐसा दिया गया है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो वायर वन को अगर आप होल्ड करते हो तो आपका जो राइट हैंड होगा उसके जो फिंगर होंगे ना वो ऐसे बाउंड होंगे, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। और दूसरा वाला जो है ना उसको अगर होल्ड करो, थम कीपिंग योर थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थम को करंट के डायरेक्शन में रख के अगर वायर को होल्ड करते हो तो भी आपका जो आपके जो फिंगर होंगे वो ऐसे बाउंड होंगे। मतलब आप देख सकते हो कि इन बोथ द केसेस योर फिंगर इज गोइंग इनवर्ड टू दिस पॉइंट। मतलब ये दोनों वायर के द्वारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बिकॉज पॉइंट पी पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा, बिकॉज दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो 2 टाइम्स
म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का वैल्यू d/2 होगा फ्रेंड्स, बिकॉज दोनों साइड से d/2 बिकॉज दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द एग्जैक्टली द मिड पॉइंट बिटवीन द वायर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. आर इज इक्वल्स टू d/2. चलो क्या ये पता चला आपको? यहाँ तक समझ आया? यस सर. तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू वायर कैरिंग द करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आंसर 0 नहीं आएगा. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर 0 नहीं आएगा. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी. और वो कौन से डायरेक्शन में? तो बोले क्रॉस में, क्रॉस डायरेक्शन. बट अब क्या पूछा है कि अब ऐसा बोला गया है कि भाई यहाँ पे मिड पॉइंट में एक चार्ज्ड पार्टिकल वो प्लेन के परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है. तो आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी क्रॉस बी मतलब क्यू वी बी साइन थीटा होता है. क्यू वी क्रॉस बी मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर वी एंड वेक्टर बी. वो वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ट डायरेक्शन में है और जो चार्ज पार्टिकल है ना वो भी कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? वो भी प्लेन के अंदर के तरफ परपेंडिकुलरली नॉर्मली एंटर हो रहा है. तो कैन आई से वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दोनों इनवर्ट डायरेक्शन में है. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90. अल्लाह 0 सॉरी. पैरेलल. हाँ सर, हाँ सर. साइन 0 क्या होगा? 0. तो यहाँ पे फोर्स 0 होने का रीजन ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है. फोर्स 0 होने का रीजन ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बट फोर्स 0 होने का रीजन ये है कि यहाँ पे एंगल बिटवीन द V एंड B इज 0 एंड बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स बिकम्स 0. इज दैट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ. If a speed of a charged particle moves through the magnetic field is increases, then the radius of curvature of the trajectory will definitely increases because the radius of a curvature is directly proportional to the velocity. देखो मैग्नेटिक फील्ड की तो औकात नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है कि वो स्पीड बढ़ाए. बट कोई अलग रीजन से, कोई और रीजन से अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, कोई और रीजन से अगर स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो रेडियस जो होगा ना वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा. बट फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो. फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो तो QB/2πm है. तो बाय एनी हाउ इफ यू इंक्रीज द स्पीड देन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डेफिनेटली इंक्रीजेस. बट फ्रीक्वेंसी को कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी को कोई स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? एंड दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन. ये साइक्लोट्रॉन का यही तो प्रिंसिपल है. क्वेश्चन नंबर 7. Two parallel thin wire, each carrying the current I, are kept at the separation R from each other. Then what is the force per unit length? चलो मुझे ये बताओ कि दो वायर के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R. Are you remember? No, you know this formula. बट मुझे यहाँ पे फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स पर लेंथ को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं और दोनों करंट सेम है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, तो इट विल बी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर. इज इट ओके फ्रेंड्स? हाँ के ना तो बोल दो. यस सर. यस सर. क्वेश्चन नंबर 8. At each of the two ends of the rod of a length 2r, a particle of a mass m and charge q is attached. If the rod is rotated about its center with the angular speed omega, the ratio of its magnetic dipole moment to the total angular momentum. तो फ्रेंड्स ऐसा बताया गया है कि ये रोड रोटेट हो रहा है उसके मिड पॉइंट से, तो मुझे फाइंड करना है सिस्टम का डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम. तो फ्रेंड्स अगर आपको पता है कि न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो उसके ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन था वो, इफ यू रिमेंबर दैट रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन, इफ यू रिमेंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन वी हैड ऑलरेडी प्रूव्ड
दैट ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का ये रिलेशन था, इफ यू रिमेंबर। तो डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू E/2m। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कोई और चार्ज पार्टिकल है तो Q/2m होगा। तो यहाँ पे दो पार्टिकल है तो Q के बदले 2Q आना चाहिए, बट वापस से M के बदले 2M भी आना चाहिए ना, बिकॉज मास भी डबल हो जाएगा सिस्टम का। सिस्टम का चार्ज डबल है तो मास भी डबल होगा ना। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट आंसर? ये पूरा क्वेश्चन मुझे एक्चुअल में तो सॉल्व करना चाहिए था, बट मैंने क्या किया कि 6th चैप्टर के अंदर 5th चैप्टर के अंदर ये ऑलरेडी प्रूव किया था, तो मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? हाँ, गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला। Gyromagnetic ratio, if you remember the theory of the gyromagnetic ratio, बराबर है भैया? हाँ सर, हाँ। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। A charged particle is moving with the speed v in the uniform magnetic field B. The magnetic force acting on it will be maximum when? चलो कब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा? QVB sin थीटा, तो थीटा sin थीटा 1 होगा तब। तो sin थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 90 होगा। 90 होगा। थीटा 90 होने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90, तो क्या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करवाने लायक क्वेश्चन है। A conducting wire of a 1 meter length is used to form a circular loop. If it carries the current I ampere, its magnetic dipole moment will be. चलो कोई मुझे बताएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो उसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? आइए, वेरी गुड। कौन बोला? कौन बोला? साकिर और तनिष्क। साकिर है ना, लास्ट से उसने एक्सेलेट किया है। अच्छा होता पहले से आ जाता। तो NIA, नंबर ऑफ टन्स अगर एक है तो खाली IA हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ टन्स अगर एक ही है तो IA कह सकते हैं। एरिया के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए था? पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे रेडियस नहीं दिया हुआ है, मुझे वायर का लेंथ दिया हुआ है। तो वायर का मुझे लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना चाहिए भैया? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो और जो लेंथ है ना वो दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, देन द रेडियस मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 पाई। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू हियर, सो अब डाइपोल मोमेंट हो जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर के बदले 1/2 पाई द होल स्क्वायर। अब करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर इंटू पाई इंटू 1/16 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/16 पाई जो है ना वो बचेगा। सर अब बोलो। 1/4 પાઈ નહીં આવે, એમ કે તમે 1/2 પાઈ ને 4 પાઈ કરી નાખી। सही बात है ना, तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर होता है, तो फाइनल आंसर आएगा 1/4 पाई। ओके, इज इट अंडरस्टूड? सर तो सिंपल तो नहीं, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है। चलो अब सेम क्वेश्चन है और उसमें से ऐसा दिया गया है कि फ्रॉम द वायर रिंग ऑफ 2 टन इज मेड। उसी वायर में से 2 टन वाली रिंग को बनाते हैं, तो अब क्या आंसर आएगा मुझे सोच के बताना। क्वेश्चन वही है बट इसमें ऐसा दिया गया है कि भाई अब वही वायर में से हमने 2 टन वाले कोयल बनाया हुआ है, तो अब क्या होगा? सर ये तो आपने कराया 1/8 પાઈ। 1/8 पाई आएगा। क्यों? સર આ ઓલરેડી કરાવી દીધું છે કદાચ, તમે આવું ક્વેશ્ચન બી કીપ કરે તો। हाँ सर हाँ। समय कराई दीजिए सर। तो ये पूरा करवा दिया है ना मैंने, हाँ तो ये टेक्सचुअल तो मैंने करवा दिया है ना, तो कोई बात नहीं, अब किया तो स्टार्ट किया तो खत्म भी कर लेते हैं। ये करवा दिया है मतलब ये पूरा करवा दिया है ना, कि नहीं करवाया है? हाँ सर करा दिया था। करा दिया था, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट किया तो खत्म कर मुझे अब, મને તો કઈ ખબર નથી, कोई बात नहीं। મને ખબર નથી એટલે।
ओके, कोई नो नो वरी। तो अभी कोई बात नहीं, खत्म करते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। સર કાં તો લેક્ચર્સ જે ચાલતા હતા ને એમાં કદાચ તમે આવું ક્વેશ્ચન કર્યો હતો. नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं हो सकता। कराया होगा तो कराया होगा ऐसा। ओके, હા તો સેલ્ફ 11। देखो यहाँ पे क्या होगा कि एज शोन द फिगर सर्कुलर कंडक्टिंग वायर कैरीज अ करंट आई in the xy plane, then the what is happening to this बोलो अब बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप सोच के बताओ। चलो कराया तो सोच के बताओ, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपांशन होगा? સર એક્સપાન્શન. सर एक्सपांशन। देखो यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 के बारे में सोचो, तो जो करंट पास हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और आपको पता होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उनको बीच में रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट, सामने देखो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अपोजिट है, तो यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, तो पूरा उसका क्या होगा, एक्सपांशन होगा। बट अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में से करंट पास हो रहा है, सपोज के स्प्रिंग में से करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा कि स्प्रिंग के सारे टर्म में से सारे टर्न्स में से एक ही डायरेक्शन में करंट पास होगा, तो उसका क्या होगा? હા સર તો ચોક્કસ કરાવી દીધું છે સર તમે આવો એક્ઝામ્પલ ફરતી कॉन्ट्रैक्शन होगा इसका तो यहाँ पे स्प्रिंग का कॉन्स्ट्रक्शन होगा और यहाँ पे एक्सपांशन होगा। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल करंट आर पास टू द वेरी लॉन्ग वायर एंड म्यूचुअली अपोजिट। अभी बात किया कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। अपोजिट डायरेक्शन करंट तो रिपल्सन होता है। સર डायरेक्शन करंट रिपल्सन, बोलो। સર આ જે રિપલ્જન થાય જે પેલું લૂપ જોયું હતું આપણે, તો એમાં જે બધી જે ફોર્સ હોય છે એ શેમાં ડાયલ્યુટ થઈ જાય? શું કહો છો? કારણ કે એક્સપાન્ડ તો થવા નહીં દે ને વાયર તો પોતાની જાતને. पर क्या बोल क्या रहे हो आप? સર એટલે આ લૂપ એક્સપાન્ડ થવાનું ટ્રાય કરશે બટ એ થશે તો નહીં જ ને, हो भी કારણ કે सकता है, કનેક્ટેડ हो છે. भी सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ द वायर। तो वो पूरा चैप्टर नंबर 9 11 स्टैंडर्ड में चला जाएगा, फिर उसका यंग मॉडुलस कितना है, उसका रिजिडिटी कितना है, उसके ऊपर जाएगा वो फिर सब। સર બટ એ ફોર્સ શેમાં ડાયલ્યુટ થશે? डायल्यूट नहीं, वो टेंशन प्रोड्यूस होगा, मतलब ये फिर वो उसका मैं बोला અચ્છા ઓકે मॉडुलस में બરાબર. जाएगा वो सब कुछ। ઓકે સર. वो यंग दो कितना हो सकता है वो आपको पता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू फल नीचे आया डेल्टा एल, અચ્છા હા तो સર એટલે કદાચ આ ज्यादा होगा। જેડब्ल्यू માં પૂછી બી લે કે आप આ पूछ રીતના सकते કરંट हैं, પાસ but કર્યો. उसका लिंक यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे उसका लिंक मिलेगा आपको। સર અને ફોર્સમાં આમાં શું લખવાનું? આમાં यहाँ એફ पे ની જગ્યાએ? नहीं, वो एफ नहीं मिल सकता आपको, एफ नहीं मिल सकता यहाँ पे, और एफ फाइंड करना मतलब टफ हो जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा। वो उसके लिए मुझे भी सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये सारे सामने फोर्स कितना आएगा वो सोचना पड़ेगा, अभी डायरेक्टली नहीं मिल सकता, पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको। तो आप सोचना घर पे जाके, मैग्नेटिक फोर्स म्यू नॉट I1 I2 L अपन 2 π r का यूज करना, सोचना क्या आता है। ओके, ઓકે સર. क्वेश्चन नंबर 13, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्मली वो जा रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, उसमें उसका मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होना मतलब वो चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होना मतलब वो चेंज होगा। तो मोमेंटम डेफिनेटली गोइंग टू गेट्स चेंज, बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मोमेंटम चेंज, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज द आंसर। 14 क्वेश्चन में ऐसा है कि पहले जो है ना वो 2 एम्पियर दोनों करंट एक डायरेक्शन में थे, तो आपको पता है कि F प्रोपोर्शनल टू I1 I2 होता है। तो पहले दोनों करंट जो है ना उसमें I1 एंड I2 का मल्टीप्लिकेशन 4 है, अब दूसरे में I1 और I2 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा?
1 हो जाएगा। तो मतलब फोर्स, पहले जो फोर्स था उसका फैक्टर 4 था, अब 1 हो गया, तो मतलब पहले से फोर्स कितना होगा? 4 टाइम। फोर्स F अज्यूम करते हैं तो अब क्या फोर्स होगा? 4 टाइम 4 टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, बिकॉज F प्रोपोर्शनल टू I1 I2। तो पहले I1 I2 का मल्टीप्लिकेशन 4 है, अभी I1 I2 का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो उसका मतलब कि 4 विल बी रिड्यूस टू 4 टाइम्स। बट रिपल्सन आएगा या अट्रैक्शन आएगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। करंट एक ही डायरेक्शन में, करंट एक ही डायरेक्शन में है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ अ लेंथ एंड, चलो सोलेनॉइड सुन के ही दिल में से कुछ बाहर आया? मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉनी। तो और अगर उसमें n नंबर ऑफ लेयर्स है, अगर n नंबर ऑफ लेयर्स है तो इनटू n करना चाहिए। बट फ्रेंड्स कहीं पे भी डायमीटर आ रहा है, कहीं पे भी डायमीटर आ रहा है। सर आंसू एन टू जो हाँ, अच्छा मैं फिर से बताऊं आपको, फिर से एक बार। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि मॉनी है, राइट? μ0 Ni। बट कैपिटल N के बदले, स्मॉल n के बदले n/L इंटू आई लिख सकता हूं मैं। चलो ये पता चला आपको, चलो यहाँ तक समझे। यस सर। हाँ अब सर। सब सोचो कि सोलेनॉइड के ऊपर लेयर्स है, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर। आपने कभी वो एसएनएस जंपर्स देखे? कभी कौन से? गाड़ी के अंदर सस्पेंशन आते हैं, स्कूल बाइक के अंदर, हाँ 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 हाँ। सर। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे 2 लेयर होते हैं, एक ये होता है और उसके अंदर वापस से एक ऐसा होता है। देखा कभी आप? सोलिनॉइड ની અંદર સોલિનॉइड। हाँ, तो उसको लेयर वाला सोलेनॉइड बोलते हैं, हैविंग n नंबर ऑफ लेयर्स, n टर्न्स इन ईच लेयर एंड हैविंग n नंबर ऑफ लेयर्स। तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। उसमें क्या है, जितने लेयर है उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ऑब्वियसली। सर हજી भी खबर ना पड़ी એટલે આ કોએક્સિयल હતું। हाँ, को एक ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारे सोलेनॉइड कोएक्सियली कनेक्टेड है, तो जितने भी सोलेनॉइड है वो दैट विल बी द नंबर ऑफ लेयर्स। ओके सर। अंडरस्टूड? यस सर। बट ये जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पे भी, हाँ एल तो आ रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, डायरेक्टली नहीं होगा। बट डायमीटर तो आ ही नहीं रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमीटर इज द राइट आंसर। ओके, चलो ये वॉल्ट मीटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था। क्या करना था, याद है किसी को? सबसे पहले क्या करना था? वो वोल्ट मीटर को निकाल देना चाहिए। अब परफेक्ट, वोल्ट मीटर को निकाल देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब सोचो कि करंट कितना पास होगा। तो 10 वोल्ट का बैटरी है, सर्किट का रेजिस्टेंस भी 20 है, तो सर्किट में कितना करंट पास होगा? वोल्टेज सर्किट का 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 20 है, 0.5। तो 0.5 एम्पियर करंट पास होगा। अब सोचो कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्ट मीटर लगाना है, वहां पे कितना वोल्टेज होगा? तो अकॉर्डिंग 5। टू ओम्स लॉ, आई आर, तो आई मिला 0.5, आर मिला 10, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो अब वहां पे आप वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करोगे तो आपको वो रीडिंग कितना मिलेगा? 5 वोल्ट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अ चार्ज्ड पार्टिकल गेन्स द एनर्जी ड्यू टू, चलो अगर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई किए हैं तो चार्ज पार्टिकल को जो भी एनर्जी गेन करेगा वो किस करेगा? वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड की तो ताकत नहीं है, उसकी हैसियत ही नहीं है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करे। वो खाली क्या करा सकता है मैग्नेटिक फील्ड? खाली सर्कुलर मोशन करा सकता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल कहीं से एनर्जी गेन कर रहा है तो दैट मस्ट बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, next question, at a place an electric and magnetic field both are in the downward direction, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देयर इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज वेल, इलेक्ट्रॉन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नीचे जा रहा है। तो पहली बात तो ये क्या क्या वो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द हाँ। एंगल द वेक्टर वी एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे वी एंड बी दोनों पैरेलल में है, तो क्या चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन कोई मैग्नेटिक फोर्स
एक्सपीरियंस करेगा, यस और नो? नो। नहीं करेगा, बिकॉज थीटा 0 है, साइन 0 0 होगा। तो जो भी फोर्स एक्सपीरियंस जो होना है, जो भी फोर्स यहाँ पे उसको लगना है, वो किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। अपोजिट। तो वो नीचे जा रहा है बट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज इज द राइट आंसर। तो इसमें लॉस इज द वेलोसिटी, दैट इज द आंसर। 19, देर आर 100 टन्स पर सेंटीमीटर। आपको नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर दिया हुआ है 19th क्वेश्चन में। नंबर ऑफ टन्स पर सेंटीमीटर, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड नाम सुन के ही दिल में से बाहर आ जाएगा मॉनी, बट नंबर ऑफ टन्स जो है ना वो 100 पर सेंटीमीटर, उसको आपको पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट विल बी 10,000। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ टन्स पर मीटर आपको मिल गया 10,000। म्यू नॉट का वैल्यू आपको वैसे ही भी पता है 4/10⁻⁷। आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगुलर स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। एंगुलर स्पीड किसके इंडिपेंडेंट होता है? तो ओमेगा इज इक्वल टू QB/m। तो यहाँ पे कहीं पे भी देखो वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, लीनियर स्पीड से इंडिपेंडेंट है। कहीं पे भी लीनियर स्पीड नहीं है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लीनियर स्पीड। पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर 21 इज द ओनली अ वेरी गुड क्वेश्चन। वो बहुत बार अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वैसे पूछा भी गया है। प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन 1H1, ड्यूट्रॉन 1H2 एंड अल्फा पार्टिकल और कोई नहीं है, वो हीलियम का हीलियम न्यूक्लियस। तो दे ऑल आर एंटर इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड्स, हमको काइनेटिक एनर्जी का पता है, फॉर्मूला शॉर्टकट क्या है? Q स्क्वायर स्क्वायर वी R स्क्वायर। स्क्वायर B स्क्वायर बाई 2m, राइट फ्रेंड्स? अब सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है एंड दे आर एंटरिंग द सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर यहाँ पे अगर हम आर स्क्वायर को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो 2 कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? m/q स्क्वायर। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू √m/q हो जाएगा भैया। तो रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अ ड्यूटेरॉन इज टू रेडियस ऑफ अ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, अज्यूम कर लो कि m है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन q है। तो ड्यूटेरॉन का मास कितना होगा भैया? ड्यूटेरॉन का डबल। मतलब 1H2 का मतलब 2m, एंड ड्यूटेरॉन का चार्ज तो q ही होगा, q ही होगा, बिकॉज वहां पे तो 1 ही है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? 6 अल्फा टाइम्स। पार्टिकल का मास होगा 4 टाइम्स 4m, एंड उसका चार्ज जो है ना वो 2q है। तो अगर आपको ये √m/q कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, एंड यहाँ पे √4/2 मतलब 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो वापस से 1 बचेगा। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन एंड अल्फा का रेडियस सेम है, प्रोटॉन एंड अल्फा का रेडियस सेम ही रहेगा, बट ड्यूटन का सबसे ज्यादा है, √2 टाइम्स है। तो रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा आर सेम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेडियस ऑफ अ ड्यूटरॉन इज लार्जर देन द प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। ड्यूटरॉन का ज्यादा होगा सबसे। तो हाँ, तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर अल्फा इज इक्वल टू आर प्रोटॉन बट बोथ आर लेस देन द ड्यूटरॉन। चलो, बात समझ में आया फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक रिंग, देखो यहाँ पे टू रिंग्स आर कॉन्सेंट्रिकली प्लेस्ड एंड कैरिंग द करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों रिंग के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तो आपको क्या करना है कि दोनों के फॉर्मूला लगाना है, म्यू नॉट n1 I1 अपॉन 2r1। रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। बट अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, दे आर कैरिंग द करंट इन द अपोजिट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डिफाइन करने के लिए आपको B1 माइनस B2 करना है। तो म्यू नॉट n1I1 अपॉन 2r1 माइनस म्यू नॉट n2I2 अपॉन 2r2। करोगे ना, ये करोगे कि कराऊं मैं? નહીં સર ચલેगा સર 21st માં ડાઉટ છે हाँ बोलो। સર એમાં પ્રોટોન અને ડ્યુટ્રોન તો સમજાય કારણ કે એમાં ખાલી પ્રોટોન એક એટલે હિલિયમ નો જે આઇસોટ્રોપ છે પ્રોટોન એમાં ખાલી એક જ પ્રોટોન છે અને ડ્યુટ્રોન માં બે પ્રોટોન છે પણ આલ્ફા પાર્ટિકલ તો આખું હિલિયમ ન્યુક્લિયસ છે તો એમાં તો ન્યુટ્રોન નો પણ માસ આવી જશે ને? हाँ तो मास तो 4 टाइम हुआ ना, इसीलिए तो उसका मास 4 हुआ, 4m हुआ देखो, इसीलिए तो उसका मास 4 टाइम्स हो गया ना। और उसका चार्ज डबल होगा, चार्ज 2 टाइम्स होगा, बिकॉज 2 प्रोटॉन 2 He4। પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન નો માસ માં ઘણો બધો ફેર નહીં? क्या फर्क है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना, इलेक्ट्रॉन का मास अलग है। અચ્છા હા સોરી હા સર બરાબર ओके। यस सर क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा दिया है कि भाई एक वायर है, अभी 2019 के अंदर JEE के एग्जाम के अंदर ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक वायर है, उसमें से पहले एक रिंग बनाते हैं, तो उसका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो B है, तो B इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2r। फिर उसी वायर में से 2 टन वाली रिंग बनाते हैं। तो अगर 2 टन वाली रिंग बनाओगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर में इंटू 2 हो जाएगा, बिकॉज म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। बट न्यूमरेटर में तो 2 टाइम होगा, बट रेडियस अब हाफ हो जाएगा, बिकॉज उसी वायर में से आप 2 टन वाली रिंग बनाओगे तो ऑब्वियसली उसका रेडियस हाफ हो जाएगा, बिकॉज आपने एक में से 2 टन बना दिए। तो न्यूमरेटर डबल हो गया एंड डिनोमिनेटर हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2 स्क्वायर टाइम हो जाएगा। अगर ऐसे n नंबर ऑफ टन्स बनाते हो, पहले 1 टन बनाते हो और फिर n नंबर ऑफ टन्स बनाते हो, तो न्यूमरेटर n टाइम इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर n टाइम रिड्यूस होगा, तो नया मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो n स्क्वायर टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर लास्ट क्वेश्चन। તો એટલે ફ્લક્સ ને કોન્સ્ટન્ટ રાખવા માટે આવું થાય છે? अरे फ्लक्स की कहाँ बात ही आई, फ्लक्स की बात તો कहाँ? એરિયા ડિક્રીઝ થશે ને? अरे ऐसा नहीं यार, देखो मैं आपको पूरा समझाऊं। म्यू नॉट I अपॉन 2r, केस 1, where L इज इक्वल्स टू 2 पाई r। अब n टन्स वाला अगर बनाते हैं तो म्यू नॉट Ni अपॉन 2r डैश, where length of the wire is equals to n times 2 pi r डैश। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि r डैश इज इक्वल्स टू L अपॉन 2 पाई n। r जो था वो L अपॉन 2 पाई था, अब r डैश जो है वो L अपॉन 2 पाई n है, तो इसका मतलब कि r डैश बिकम्स r बाई n। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2, न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में r बाई n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो नाउ आई कैन से b डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स b। ओके, लेंथ को सेम रखने के लिए रेडियस को n टाइम रिड्यूस होना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर एरिया के साथ कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। તો એરિયા n સ્ક્વેર ટાઈમ્સ ડિક્રીઝ નહીં થાય એરિયા? अरे हाँ, एरिया n स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा, बट उसका लेना હા देना। એટલે ફ્લક્સ ને કોન્સ્ટન્ટ રાખવા માટે જ આ બધું થાય છે ને? अरे फ्लक्स नहीं रहेगा ना कांस्टेंट, फ्लक्स एन एन, हाँ कह सकते हैं फ्लक्स को कांस्टेंट रहेगा, ये कह सकते हैं, बट उसके वो लॉजिक नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूला में वो હા એટલે એ तो नहीं बराबर नहीं है। बट फ्लक्स ऐसा कह सकते हैं कि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, वो ठीक है, बट उसके द्वारा ये हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ ओके सर ओके, यस सर
क्वेश्चन ऐसा है कि 20 एम्पियर 40 एम्पियर एंड 60 एम्पियर वायर आर कैरिंग द करंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे 3 वायर में करंट फ्लो हो रहा है और क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि ये जो क्यू वायर है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो 40 एम्पियर वायर जो वाला वायर है ना, तो उसको ये 20 एम्पियर वाला खुद के तरफ खींचेगा बिकॉज सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, और ये 60 वाला रिपेल करेगा, तो वो रिपेल करके उसके खुद के अपोजिट मतलब 60 के अपोजिट मतलब उसको देगा फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। बट अगर यहाँ पे सोचो कि 60 का डायरेक्शन भी ऐसा होता तो ये 20 वाला लेफ्ट हैंड साइड खींचता, 60 वाला राइट साइड खींचता, बट रिजल्टेंट फोर्स कौन सी तरफ आता, राइट। तो राइट होता बिकॉज 60 का इफेक्ट ज्यादा रहता। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब मुझे आप ये सेल्फ लर्निंग के क्वेश्चन के डाउट्स मुझे बता दो भैया। तो ये शायद मैंने दूसरी बार करा दिया बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे चैप्टर नंबर 4 सेल्फ लर्निंग 1 to 20, चलो डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 to सर क्वेश्चन नंबर 10। 10 पे आ जाओ। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास एक वायर है और बाजू में एक लूप पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा कि लूप का क्या होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, हम ये जो लूप है ना बाजू में जो स्क्वायर लूप है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला बी साइन थीटा। एमवी साइन थीटा। हाँ, तो मैग्नीट्यूड उसका होगा एम बी साइन थीटा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। अब मुझे यहाँ पे बाजू में जो स्क्वायर लूप है वहां पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रू घुमाओ, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्क्रू घुमाओ, क्रॉस। तो स्क्रू घुमाओ तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिलेगा आपको। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्रॉस मिलेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स, अंदर की तरफ। यस सर। और यहाँ पे ये वायर को होल्ड करो, तो वायर को राइट हैंड में अगर होल्ड करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको इस हिसाब से मिलेगा। तो ये राइट साइड, वायर के राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्रॉस रहेगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एम एंड वेक्टर बी? 0 जीरो। मतलब क्या होगा कि कोई टॉर्क नहीं जनरेट होगा। नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई टॉर्क तो प्रोड्यूस होने वाला ही नहीं है। मतलब रोटेशन वाले कोई अगर ऑप्शन है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, वैसे है भी नहीं, बट मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया कि रोटेशन तो नहीं होगा, रोटेशन तो होगा ही नहीं। अब क्या होगा, दूसरी बात, ये जो ऊपर का जो वायर है और नीचे का जो वायर है वो दोनों ये वायर के रिस्पेक्ट में इक्वली मतलब अरेंज्ड है, सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, बट दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। एक में राइट साइड जा रहा है और एक में लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब ऐसा होगा कि अगर इसका फोर्स ऊपर की तरफ होगा तो इसका फोर्स नीचे की तरफ होगा, इसके द्वारा इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स, वो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गए और इक्वल हो गए बिकॉज वायर बोथ द वायर्स आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो ये पहली बात ये पता चली हमको कि इसके ऊपर कोई रोटेशन नहीं होगा बिकॉज टॉर्क नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये पता चली कि हॉरिजॉन्टल जो वायर है ना, हॉरिजॉन्टल, ये दोनों हॉरिजॉन्टल जो वायर है तो उसके दोनों के ऊपर फोर्स सेम लगेगा बिकॉज वो दोनों, ये हमारा जो ओरिजिनल वायर है वेरी लॉन्ग वायर उससे सिमेट्रिकली पड़े हुए हैं। बट करंट अपोजिट है तो तो करंट अपोजिट है तो दोनों का फोर्स सेम बट अपोजिट मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम, कैंसिल हो जाएगा। बट अब देखो जी, ये जो नजदीक वाला वायर है उसका अट्रैक्शन होगा, दूर वाले का रिपल्सन होगा बिकॉज सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन। तो अब ये बताओ कि अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा या रिपल्सन का वैल्यू ज्यादा होगा? ट्रैक्शन का। अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे बाजू में जो, हमारे वायर के बाजू में जो स्क्वायर लूप पड़ा है उसका क्या होगा, वो क्या करने लगेगी, वो मोशन में आ जाएगा। कौन से डायरेक्शन में मोशन में आ लेफ्ट। जाएगी? लेफ्ट। टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स द वायर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। चलो और बताओ,
Question number 1 to 20. Anybody else wants to ask? 1 to 20. मैंने ये आपको बताया ना सोलेनॉइड का, उसके सोलेनॉइड के एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है। हाँ का बी वर्सेस हाँ सर। का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, याद है ना आपको? यस सर। चलो बताओ 1 to 20, 1 to 40. सर 23। 23, okay. So it's a very good question. Two parallel beam of a proton and electrons carrying a equal currents are fixed at a separation d. The protons and electrons are moving in the opposite direction. देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का बीम दिया हुआ है एंड ऐसा भी दिया हुआ है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मुझे ये बताओ, ये जो डॉट डॉट में कर रहा हूँ वो डॉट डॉट नहीं है, वो बीम है, बीम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का बीम है। वो आपकी आंख के तरफ आ रहा है और एक जा रहा है, बट प्रोटॉन्स का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम का डायरेक्शन है मोशन का वो अपोजिट है। तो दोनों के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा ना वो तो सेम ही डायरेक्शन में ही रहेगा। करंट क्यों सेम होगा? बिकॉज प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में मोशन में होगा उसी डायरेक्शन में करंट है, ऐसा कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब सपोज के प्रोटॉन बाहर की तरफ आ रहा है, प्रोटॉन सपोज के बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हो कि करंट भी वहां से बाहर की तरफ आ रहा है। एंड सपोज के इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो अंदर ही जाएगा, बट उसका करंट तो बाहर ही आएगा। तो इनडायरेक्टली ये क्या हुआ पता है आपको? इनडायरेक्टली ये ऐसा केस हुआ कि जिसमें दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एक ही डायरेक्शन में करंट कर फ्लो कर रहे हैं, ऐसा इस टाइप का केस हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। तो यहाँ पे दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हमारे पास है और दोनों में से आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, दोनों में से करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब मुझे करना क्या है? मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन का। तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में क्या होगा सोचो। तो ये वायर्स हैं, ये दोनों वायर्स है, आपके आंख में आ रहे हैं, ऐसा ऐसे वायर है। तो आप यू हैव टू होल्ड द वायर इन सच अ मैनर दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका जो फिंगर होगा ना वो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और यहाँ पे भी ऐसे वाउंड होगा। तो मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट में क्या होगा? देखो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो एक एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। तो एग्जैक्टली मिडल में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। जीरो हो जाएगा। तो मिडल में जीरो हो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है? तो यहाँ पे भी जीरो है मिडल में, यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। ये कैंसिल, बीच वाला कैंसिल हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब मिडल अगर मिड पॉइंट से आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ये जो करंट कैरिंग वायर है उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा और उसका जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। So as R decreases, the magnetic field increases and R becomes tends to 0. So B tends to infinite. अगर R tends to 0, then B tends to infinite. तो अब जैसे यहाँ पे नज़दीक आते जाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वैसे ऊपर की तरफ है। तो जैसे जैसे आप नज़दीक होते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ का बढ़ता जाएगा, ऊपर के तरफ का मैग्नेटिक बढ़ता ही जाएगा और आप एकदम नज़दीक आ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू इनफाइनाइट। और सिमिलरली अगर आप मिड पॉइंट से राइट साइड जाते हो तो अगर राइट साइड जाओगे तो इसका इफेक्ट बढ़ेगा सेकंड वायर का, और उसका नीचे की तरफ है तो नीचे का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। एकदम नज़दीक जाने पे वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर का इनफाइनाइट और यहाँ पे नीचे का इनफाइनाइट। क्या ये बात समझ में आया ऑप्शन आपको? सी बराबर। और एक चीज़, अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा सोचो। तो यहाँ पे क्या होगा सोचो भैया।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों वायर का नीचे की तरफ होगा, तो पूरे सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड दोनों के नीचे की तरफ होगा, तो ऐसा आएगा, और नज़दीक आने पे वो इन्फाइनाइट होता है। और अगर सिस्टम पूरे सिस्टम के राइट साइड अगर देखते हैं तो दोनों का ऊपर की साइड होगा, तो दोनों का ऊपर की साइड होगा, राइट साइड पे, राइट तरफ आते तो, और नज़दीक आने से वो इन्फाइनाइट होता है, तो ऐसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा अभी ग्राफ पूरा अब खत्म हुआ, तो ऐसा टाइप का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सब जगह पे, आजू बाजू भी ऐसा ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे तो आधा ही दिया हुआ है, बट यहाँ पे अगर पूरा अगर सोचना है आपको मैग्नेटिक फील्ड का, तो ऐसे मिलेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? हाँ यस सर। इज इट ओके? यस सर। तो फ्रेंड्स बोलो अप टू 50, 40, 50। बताओ अप टू 50 किसी को कुछ पूछना है? मिनिट आपू दीदी ना दीदी સર જે પેલો ગ્રાફ વાળો ક્વેશ્ચન કરાયો એ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ માટે બી સેમ થશે ને? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के आसपास की बात कर रहे हो आप? मतलब ये हाँ चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अगर सोचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, रेडियली होता है, रेडियली चार्ज में से आउटवर्ड होता है। इट इज नॉट अ सर्कुलर इन शेप। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है वायर के आसपास, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इस टाइप का ग्राफ डेफिनेटली नहीं मिलेगा हमको। ઓકે સર। તો એકવાર વાયરની અંદર મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલી હોય એ ફોર્મ્યુલા જાણવી છે, ભૂલી तो ગયો। वायर के बाहर की साइड आपको पता है? वायर के बाहर की साइड क्या है वो मुझे बताओ चलो। μ0/4 I अरे गलत मत आइडियल बोलो, बोलो फिर से बोलो। આ इज अ वेरी लॉन्ग वायर ने। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अगर आपको अंदर की साइड फाइंड करना है ना, तो एक काम करो, आर से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई। अब नीचे आर स्क्वायर के बदले आप कैपिटल आर स्क्वायर लिख दो, दैट शीट। ओके सर। याद रह जाएगा अभी? यस सर। वेयर कैपिटल आर इज द टोटल रेडियस ऑफ द वायर। ओके, हाँ ओके सर। तो ये बी प्रोपोर्शनल टू आर है, बी प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे आप वायर के, तो सेंटर से सरफेस तक बी प्रोपोर्शनल टू आर, देन आफ्टर बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। सॉलिड, अगर सॉलिड सिलेंडर है वायर को हम सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर मतलब तो नहीं हो अंदर। तो क्या होगा कि अंदर 0 होगा और उसके बाद 1/r होगा, ऐसे होगा। इज दैट क्लियर? हाँ यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, होलो मेटालिक। होलो 25 में देखो क्या लिखा हुआ है, होलो मेटालिक सिलेंडर है, तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बाहर की साइड 1/r, तो ये ऑप्शन ए आएगा। ओके सर। समझ में आया बात? यस सर। तो ये 25th क्वेश्चन एक देख लो, और साथ में आप देख लो क्वेश्चन नंबर सर 70। 17, 70। हाँ 70। अब वो मैं करा रहा हूँ अभी, जस्ट वेट वेट अ मिनट। तो ये दोनों को कंपेयर करना है ना आपको, तो ये दोनों कंपेयर कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 25 और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये रहा 9। क्वेश्चन 9 में सॉलिड सिलेंडर है, तो उसमें ऑप्शन ए आएगा, बी प्रोपोर्शनल टू आर। एंड क्वेश्चन नंबर 25 में होलो सिलेंडर है। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, 17th क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार बोला था, 1000 बार बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था? पता नहीं। भूल गए आप? अच्छा हाँ पेलो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो यू कैन राइट आई एल क्रॉस बी, but L is not the length, L is a displacement, if you remember। याद है आपको? ओके सर। तो ये वायर तो है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा है,
बट आपको फॉर्मूला लगाने के टाइम आपको क्या करना है, उसका डिस्प्लेसमेंट लेना है, एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 2L, बिकॉज ये 2L का यहाँ पे L है, यहाँ पे 2L है, देखो लिखा दिया हुआ है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अब जाके फॉर्मूला फोर्स का मिलेगा ILB साइन थीटा। आई तो आई, बट एल के बदले 2L आएगा, बी तो बी है, साइन 91 हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। अब पता चला वो मैंने आपको थ्योरी में क्यों समझाया था? હા સર. સર આ પર્ટિક્યુલરલી કોઈ એક કર્વ માટે એવું ડાયરેક્શન પૂછે તો પછી અલગ આવી જશે ને આન્સર? क्या? આ તો ખાલી ઇફેક્ટિવ ડાયરેક્શન આપવું ને આપણને. नहीं, मुझे बताओ क्या पूछना क्या चाहते हो आप? સર એટલે આપણને જે આનાથી જે ફોર્સ મળશે એ તો हाँ, આપણને ઇફેક્ટિવ એનો ડાયરેક્શન મળશે ને, એટલે ફોર્સ. मतलब फोर्स के डायरेक्शन की बात कर रहे हो आप? किसकी डायरेक्शन? હા સર. હા ફોर्स. फोर्स का डायरेक्शन को तो आपको राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करना है, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया। फोर्स के लिए तो आपको राइट हैंड स्क्रू लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, IL क्रॉस बी। तो IL का डायरेक्शन जो है ना, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। बी का अगर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है आपको, तो IL क्रॉस बी करना पड़ेगा। IL का डायरेक्शन जो है वो आई कैप है, बी का डायरेक्शन माइनस के कैप है, तो ये माइनस बार आ जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस माइनस प्लस जे, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा। इसके ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो तो ऊपर की तरफ होगा। बोलो। હા સર, બટ પછી આ પેલો જે કર્વ છે ને, પેલો જે મેક્સિમમ અને મિનિમમ ને જે જોઈન કરે છે એ જે કર્વ છે ને, हाँ, એની ઉપરથી જે ફોર્સ તો અલગ આવી જશે ને એકદમ. એની અંદર તો ફોર્સ પછી થોડો देखो સ્લાન્ટ मैं માં नहीं मैं આવે? बताऊँ आप क्या पूछना चाहते हो। मैं थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कि ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड है और आपका वायर सपोज के ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा है, तो आपको करना क्या है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वायर में से, तो आपको करना क्या है, आपको वायर को भूल जाना है, वायर को भूल ही जाना है, आपको इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करना है। और करंट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पे, तो आपको ये डायरेक्शन आपका IL हो गया, ये आपका IL हो गया। अब इसको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, वायर को भूल जाओ, ये आपका IL हो गया। अब IL क्रॉस बी करो, राइट हैंड स्क्रू अप्लाई करो या कुछ भी करो, आप ऐसे फोर्स फाइंड कर सकते हो। ये आपका IL हो गया, दैट शीट। ओके, ઓકે સર. इज इट अंडरस्टूड? યસ સર. चलो बोलो क्वेश्चन नंबर अप टू 74। अगर आप ये शांति से अगर बैठे ना करने बैठे तो ऑलमोस्ट यू कैन सॉल्व। ये बहुत मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे है कि आपको थोड़ा सोचना पड़े, ऐसा है। अदरवाइज ये मैंने जो जिस हिसाब से ये चैप्टर कराया है तो इस हिसाब से आप इजीली सॉल्व कर सको, ऐसा है। चलो किसी को पूछना है, लास्ट कॉल। નો સર. चैप्टर नंबर 4, एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क? ओके, सो मैं चैप्टर नंबर 6 का नोट्स शेयर कर रहा हूँ, सेल्फ लर्निंग का। चलो बताओ मुझे डाउट। તો આમાં ફર્સ્ટ कौन सा? ફર્સ્ટ फर्स्ट वन, ओके। तो फर्स्ट वन में है ना थोड़ा फिगर बराबर नहीं है, तो मैं थोड़ा उसको, हाँ फिगर ही समझ में नहीं आया सर. हाँ मैं बता देता हूँ। ओके, ओके, इस टाइप का है। नाउ यू अंडरस्टूड? पता चला आपको कैसे रिंग पड़ा हुआ है? दो हाँ सर. कॉन्सेंट्रिक तो है, दोनों कॉन्सेंट्रिक तो है, बट दोनों का प्लेन जो है ना वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
अब ओके सर। अंदर का जो रिंग है ना उसका वेक्टर ए कौन से डायरेक्शन में होगा? वेक्टर ए, तो बोले वेक्टर ए तो तो आई कैप। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, सो दिस इज द वेक्टर ए। और यहाँ पे जो नीचे का जो रिंग है वहां पे अगर आप करंट पास करोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आएगा? वो बाहर की तरफ आएगा। एम आई राइट? यस सर। तो वेक्टर ए जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में है, एंड वेक्टर बी जो है ना वो जेड डायरेक्शन में है। और मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? 90। 90। कोस 90 क्या होगा? 0। 0 होगा। तो फ्लक्स 0 हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि फ्लक्स लिंक विद द कोयल नंबर 2 पर यूनिट करंट पासिंग फ्रॉम द कोयल नंबर 1। तो कोयल नंबर 1 में से तो मैंने कुछ तो करंट पास किया है, बट व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द अदर कोयल? 0। तो दैट्स व्हाई द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकम 0। क्या बात समझ में आया आपको? यस सर। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। So mutual inductance is equals to flux of the coil number 2 upon the current from the coil number 1. बट कोयल 2 का फ्लक्स मैंने फाइंड किया तो वो 0 मिला, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 0 होगा। याद करो, वैसे आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 6 चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है: नंबर ऑफ टर्न्स, उसके कोयल के डायमेंशंस, नंबर 3 कोयल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर 4 द मीडियम ऑन विच द कोयल्स आर वाउंड्स, number 5 it's a relative displacement, it's a relative distance between them, and it's a relative arrangement as well। तो अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसा हुआ है कि फ्लक्स लिंक ही नहीं हो रहा है, तो मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो जाएगा। ओके सर। चलो अब 1 to 10, 1 to 20, anybody wants to ask question number 1 to 20? क्वेश्चन नंबर 1 to 20, चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 to 50। सर 30। 3030, okay. Keeping all the factors same, if the number of turns in the coil doubled, then what is happening to the flux linked with the coil? तो इसमें क्या है बोलो? अगर आप बाकी के सारे पैरामीटर्स को चेंज नहीं करते हो, खाली नंबर ऑफ टर्न्स डबल करते हो, तो फिर ऑब्वियसली आपका फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। उसमें क्या है? सर बट n5 इक्वल्स टू NAB થાય તો NN તો કટ થઈ જાય ને? क्या बोल रहे हो आप? n5 इक्वल्स टू NAB આપણે જે ફોર્મ્યુલા છે તો એમાં તો NN કટ થઈ જાય ને? N5 is the total flux. So total flux is equals to N into phi, where phi is a phi 1, phi 1 is a flux of 1 ton. तो अब सोचो, चलो अब क्या बोलना चाहते हो बताओ मुझे। સર એમાં આપણે ये टोटल नंबर फ्लक्स, यहाँ पे जब टोटल फ्लक्स की ही बात करते हैं हम, बताओ आप। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टोटल फ्लक्स, और ये phi 1 द फ्लक्स ऑफ द 1 टन। तो क्या दिक्कत है बोलो? અચ્છા ઓકે સર। હા બરાબર। तो नाउ यू डबल द नंबर ऑफ टन्स, then obviously the flux total flux will be doubled. Is that clear? ઓકે સર। હા સર। चलो बताओ। अब 41। 41, a generator produce a voltage that vary with the V equals to 240 sin 120t. Then in a second the frequency of voltage is t is in second, then what is the frequency? तो क्या दिक्कत है उसमें
बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो दिस इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा हमारा 120 हो गया, बट ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ 120, तो एफ इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 पाई, तो 60 अपॉन पाई, तो 60 अपॉन 3.14, तो ये लेस देन 20 आएगा कुछ, बिकॉज 60 डिवाइड बाई 3 जो होता है ना वो 20 होता है, बट मैंने उसको 3.14 से डिवाइड किया, तो 20 से थोड़ा कम आएगा। तो 20 से थोड़ा कम हुआ ऐसा कौन सा ऑप्शन है 90। डी। तो क्या प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। हाँ सर, बस થઈ ગયા આટલા હતા। और बताओ किसी को डाउट है फ्रेंड्स। देखो मैं आपको बार बार 1000 बार बोलता हूँ कि आपको मैं हर एक चैप्टर में 25 या 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको, और 50 60 70 80 90 100 इतने क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, और उसके डाउट भी सॉल्व करा रहा हूँ। आपके बोर्ड के एग्जाम में 50% वेटेज एमसीक्यू का है, जेडबल नीट में भी बेनिफिशियल है, तो आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। प्रोबेबली कहीं पे एमसीक्यू साथ में नहीं कराते, और कराते हैं तो भी बहुत कम कराते हैं। मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसके डाउट भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम बच्चे ये कर रहे हैं, तो ये मतलब आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए तो ही मार्क्स आ पाएगा। तो फ्रेंड्स डू इट। अब नेक्स्ट चैप्टर से जो भी है तो उसको साथ में करो और डाउट पूछो। तो आज का सेशन देखो, हाँ एक क्वेश्चन मुझे करना चाहिए था, ये 51 में ना है ना, 51 में गलत आंसर दिया हुआ है। 51 देखो फ्रेंड्स, लुक एट द क्वेश्चन ऑफ 51, उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। तो a wire of a length L is moving in the uniform magnetic field B with the velocity V, then induced current is I, the resistivity of a wire is rho, and the cross section area is A, theta is the angle between the, क्यों नहीं है थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर वी एंड बी। तो यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिकली बोला गया है, ऐसा स्पेसिफिकली बोला गया है कि वी एंड बी के बीच में एंगल थीटा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है कि सपोज कि ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर वी है, और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो आपको पता होगा कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला है ना वो बाबा लंगोटी है, बट इन दिस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि बी वी एंड एल मस्ट बी, ऑल द थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, उसके कंपोनेंट्स लेना। कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी के हमको दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, एक बी के पैरेलल जो होगा वो वी कोस थीटा होगा, और बी के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा होगा। तो फिर फॉर्मूला में जो है ना वो बी वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू एल ऐसा लेना पड़ेगा, तो इट विल बी अ बी वी साइन थीटा इनटू एल आएगा। दिस विल बी द ईएमएफ। अब करंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो बी वी एल साइन थीटा अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू है रो एल बाई ए। अब ये एल एल गेट कैंसल्ड, तो बी वी ए ऊपर चला जाएगा अपॉन रो एल कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। गलती से ऑप्शन बी को बताया गया है, ऑप्शन बी नहीं आएगा, सॉल्यूशन में ऑप्शन बी लिखा हुआ है, एक्चुअल में ऑप्शन ए आएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। यस सर। तो ये 51 जो क्वेश्चन था वो अच्छा क्वेश्चन था, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था, और उसमें गलत आंसर दिया है। इज इट अंडरस्टूड। यस सर। સર અત્યારે हाँ बोलो। ટાઈમ ટાઈમ બચે છે સર, તો પેલો એક્સપાન્શન વાળો કરી દઈએ, ઇલાસ્ટિસિટી વાળો। अरे वो तो उसमें बहुत दिक्कत है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो म्यू जीरो I1 I2 L/2 πr जो फोर्स है ना वो भी किसके लिए है, वो वेरी लॉन्ग वायर के लिए है, और यहाँ पे आप उसको वेरी लॉन्ग में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो, तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। अंडरस्टैंड, वो म्यू नॉट I1 I2 L/2 πr भी नहीं कर पाओगे।
तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट लेना पड़ेगा और सामने सामने कितना फोर्स लगता है वो सेगमेंट के द्वारा, और फिर उसका बाद अलग अलग एंगल से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इट विल क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ओके। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ हाँ सर। डायरेक्टली फॉर्मूला से भी नहीं हो पाएगा वो। ओके सर। और एक अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इसमें अच्छा था, मैं आपको बताऊं, डेंसिटी वाला था, एनर्जी डेंसिटी। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 क्वेश्चन देख लो, बस ये एक अच्छा क्वेश्चन था। करंट आई थ्रू अ टॉर्क। डी आवे ने आमा? हाँ डी आवे ने? हाँ, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, एनर्जी स्टोर्ड पूछा है, एनर्जी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सोलेनॉइड या टॉरॉइड का एनर्जी क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर, where L is the where L is the सेल्फ इंडक्टेंस। अब सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आपको पता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए एल होता है। तो ये एन स्क्वायर के बदले कैपिटल एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू ए एल लिख सकता हूं मैं, यस और नो? यस सर। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर कैपिटल ए बाई एल। बट ये टॉरॉइड है, तो टॉरॉइड में एल के बदले क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई आर। ना पुटिंग दिस वैल्यू, हाफ एल के बदले म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई आर इंटू आई स्क्वायर। तो भैया ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, वापस से हम, कल कोई लेक्चर नहीं है हमारा, वापस से ट्यूसडे मिलेंगे। ये संडे का लेक्चर मैं चेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत मतलब 10-12 बच्चे एबसेंट है अभी, तो उसको कुछ अल्टरनेटली कुछ अलग जगह पे वहाँ पे हम सेट करेंगे। ट्यूसडे को आओ, ट्यूसडे को कर लेंगे हम। सर मंडे कर दो। हाँ बोलो। मंडे को कर दो ना लेक्चर। हाँ वो मंडे को एक अभी ये ट्यूसडे को लेक्चर आएगा, तो हम पूछ के सबको, मंडे को ही मुझे करना था बट वो कुछ दिक्कत आ रहा था इसलिए नहीं हुआ था। एक बार सबको आने दो ट्यूसडे, हम मंडे को कुछ एडजस्ट हो पाएगा तो वहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो अभी आज का मैं यहाँ पे सेशन खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। सर। सर